आज बात हम लोग कर रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जो इस समय बहुत चर्चा में है और हमारे लिए जरूरत भी है। और ये हमारा सौभाग्य है कि आज इस बातचीत को करने के लिए हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो इस फील्ड के ना ही बहुत माहिर आदमी हैं, बहुत ही विद्वान हैं, बहुत ही अध्येता हैं। हम बात करेंगे आज चीन के मामले को लेकर, भारत चीन स्टैंड ऑफ को लेकर के, खासतौर से लद्दाख में जो स्थितियां बनी हैं उसको लेकर के। और हमारे साथ हैं डॉक्टर गुरमीत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, जो देश के पूर्व उप सेनाध्यक्ष रह चुके हैं, 3 स्टार जनरल रह चुके हैं। आपके बारे में तारीफ कितनी की जाए वो कम है। 4 राष्ट्रपति अवार्ड आपको मिल चुके हैं, 2 चीफ ऑफ आर्मी अवार्ड मिल चुके हैं। आप चीन के मामलों में लगभग 25 साल तक आपने काम किया है और आप एमफिल भी हैं। तो आप सोच सकते हैं हम कितने जानकार व्यक्ति से बातचीत कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। आप तो तय बात है कि हम सब लोग ये सबसे पहले जानना चाहेंगे कि क्या है चीन के मामले में ताज़ा स्थिति, खास तौर से अभी जब स्थितियां थोड़ी सी ठंडी पड़ रही हैं या रुक रही हैं या थम रही हैं। लग रहा है तनाव का एक दौर खत्म होने जा रहा है। जैन जी, बहुत शुक्रिया कि आपने ये मौका दिया है आपसे इस इम्पोर्टेंट विषय के ऊपर में बातचीत करने के लिए। ये जो स्थिति है अभी इस लद्दाख के अंदर में, अगर मैं इसको बारीकी से देखूं तो सबसे पहले 5 मई से नॉर्थ बैंक ऑफ पगेंगसो जो ईस्ट लद्दाख में है, जो हमारी भारत की यूनियन टेरिटरी है लद्दाख, उसके इलाके में चाइनीज की एक्टिविटी बढ़ी थी। उन दोनों ही पेट्रोल, भारतीय पेट्रोल और भारतीय सेना का पेट्रोल और पीएलए का पेट्रोल के बीच में फेस ऑफ हुआ था 5 मई को। फिर 8 तारीख से चाइनीज की एक्टिविटी बढ़ गई, बहुत ज्यादा हो गई और 5 जगह के ऊपर में एक्टिविटीज बढ़ गई। जो सैटेलाइट पिक्चर देखी तो पता लगा कि उन्होंने टेंट और बड़ी गाड़ियां, हथियार वगैरह भी उस इलाके में ले आए हैं। ये स्थिति चलती रही और ये जो फेस ऑफ था ये तकरीबन 1 महीने तक चला और उसके बाद में 6 जून को लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के ऊपर में बातचीत हुई ऑन ग्राउंड। ये बातचीत 6 जून की बातचीत से पहले भी 8-9 राउंड बातचीत हो चुकी थी, जो बटालियन कमांडर, ब्रिगेड कमांडर लेवल और मेजर जनरल लेवल में होने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल साहब की मीटिंग हुई। लेकिन 6 जून की जो मीटिंग थी एक पॉजिटिव टॉक थी और उसके बाद में डिसएंगेजमेंट, डी एस्केलेशन ये शुरू हो गया। जो चाइना का मिलिट्री फॉरेन ऑफिस है, उसके स्पोक्समैन ने बताया कि उनकी तरफ से ये पीछे जाने की हरकत शुरू हो गई। ये गैल्वन सेक्टर में जो इस समय तनाव है, ये तनाव हमारे देश के लिए, हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण था और हमें कितनी चिंता करने की जरूरत थी? ये आपका सवाल बहुत अच्छा है। सबसे पहले तो जब नेशनल सिक्योरिटी, जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात होती है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आप इस इलाके को डिटेल से एनालाइज करेंगे तो मुख्य बात यह है कि एक्साइचिन के इलाके में चाइना 37,555 स्क्वायर किलोमीटर की एडवर्स पोजीशन में बैठा है। 1962 के बाद में जो लड़ाई हुई थी उसके बाद में दोनों ही सेना एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दोनों एक दूसरे के सामने में हैं। और ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ये क्या लाइन है ये दोनों साइड को मालूम नहीं है, क्योंकि एलएसी की परसेप्शन दोनों ही साइड की यूनिलैटरल है। और इसका एक प्रोसेस शुरू किया था 2000 साल में कि एटलीस्ट हम एलएसी परसेप्शन को मैप पे मार करके एक दूसरे से एक्सचेंज करें। जो मिडिल सेक्टर उत्तराखंड और हिमाचल का है वहां की एक्सचेंज की, लेकिन जब बात पहुंची ईस्ट लद्दाख की तो एक्सचेंज नहीं किए, मैप नहीं कर सके। और स्थिति ऐसी है कि दोनों साइड पेट्रोल करती हैं और फेस ऑफ होता है, उसके बाद ऐसी स्थिति शुरू हो जाती है। ये ऐसी स्थितियां 2000 साल से ही शुरू हैं और पहले भी पगेंगसो लेक के नदन बैंक में, चूमर में, डैम चौक में, ट्रिग हाइट इलाका में चलती रही हैं। लेकिन इस बार
2020 की जो बात है वो बिल्कुल अलग थी। पहली बात तो पूरा विश्व कोरोना के लिए कोरोना फाइट और युद्ध कर रहा था, लेकिन चाइनीज की जो एक्टिविटी मई महीने में ईस्टर्न लद्दाख में हुई वो अग्रेसिव थी, प्रोवोकेटिव थी और डिविजनरी टैक्टिक थी। और ये नहीं कि ये सिर्फ इसी इलाके में थी, जहां आइसोलेटेड एक्टिविटी थी। उसी टाइम के ऊपर में नॉर्थ सिक्किम के अंदर भी फेस ऑफ हुआ पेट्रोल के बीच में। उसी टाइम के अंदर में नेपाल ने एक अपना नया मैप भी, पॉलिटिकल मैप जो ट्राई जंक्शन लिपुलेखो करता है, वो कर दिया। चाइना ने पीओके इलाका के अंदर में चाइना और पाकिस्तान ने एक डायमर भाषा डैम का भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। और इसके अलावा चाइना ने तो पूरे विश्व के अंदर में एग्रेसिव एक्टिविटी शुरू कर दी, चाहे वो साउथ चाइना सी हो, चाहे वियतनाम के बर्ताव हो, चाहे यूएस और चाइना का कोल्ड वॉर है। ये जरूरी है कि ईस्ट लद्दाख की जो चाइनीज की एक्टिविटी थी इसको पूरे रूप में देखना चाहिए, ना कि सिर्फ ईस्टर्न लद्दाख के रूप में देखना चाहिए। ये ठीक है कि इस पूरे मामले को पूरे तरीके से देखा जाना चाहिए, लेकिन एक ये सवाल आम आदमी के मन में जरूर रहेगा कि आखिर क्या वजह थी कि हमारी सीमा अभी तक सेटल नहीं हुई है। 20 साल से, आपने कहा 2000 से प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन क्योंकि आज़ादी के बाद फिर लड़ाई हुई, तो उसके बाद भी अभी तक सीमा क्यों नहीं सेटल हो पाई है? आपका सवाल बिल्कुल डायरेक्ट है और ये बहुत जरूरी है कि हर एक भारतीय को मालूम होना चाहिए कि हमारे थ्रेट और चैलेंजेस क्या हैं। ये जो भारत और चीन का बॉर्डर है ये सेटल नहीं हुआ है। ये बॉर्डर क्वेश्चन कहें, बॉर्डर इशू कहें, ये बिल्कुल अभी सेटल नहीं है। अब 20 साल की बात नहीं है, ये बात जब से इंडिपेंडेंस हुआ है 70 साल से ज्यादा, अभी तक हम इसको सॉल्व नहीं कर सके हैं। कोशिशें बहुत की हैं, एक युद्ध भी 1962 में हुआ इसी मुद्दे के ऊपर में, लेकिन अभी तक सॉल्व नहीं है। अभी की स्थिति में स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव जिसमें एनएसए हैं और उसी उनके लेवल के जो एक रिप्रेजेंटेटिव है चाइना के, वो 22 बार टॉक कर चुके हैं पॉलिटिकल लेवल के ऊपर में, लेकिन किसी भी हल तक नहीं पहुंचे हैं। ये अच्छी बात नहीं है कि दो देश जो इतने बड़े देश हो, जिनकी पॉपुलेशन मिला के 2.7 बिलियन हो, जो 20% जीडीपी हो वर्ल्ड इकोनॉमी का, वो इस प्रकार की स्थिति में हो कि बॉर्डर अभी तक सॉल्व नहीं है, अभी तक अनरिजॉल्व है। लेकिन एक बात सबको समझनी पड़ेगी, ये जो बॉर्डर इशू अलग है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का इशू अलग है। तो ये जो अभी स्थिति इस साल के मई में हुई है, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर है। बॉर्डर तो अभी हम बात ही नहीं किया है। अगर बॉर्डर की बात करें तो अभी एक्साइज चिन्ह का जो मामला है अभी भी पेंडिंग है। 6 अगस्त 2019 को भारत के होम मिनिस्टर ने, जब जो हमारा पहले का जम्मू और कश्मीर स्टेट था, जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया और 2 यूनियन टेरिटरी को जब बनाया है, तो उस वक्त में कहा था कि पीओके और एक्साइज चिन्ह अवश्य वापस लिया जाएगा। वो बात है बॉर्डर की, लेकिन ये जो मई 2020 की है, ये बात है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की। थोड़ा समझना मुश्किल होता है, काफी कॉम्प्लिकेटेड और वेक्स प्रॉब्लम है। लेकिन आप देखिए, इतना मुश्किल बॉर्डर का प्रॉब्लम है, लेकिन उसके बावजूद भी लास्ट गोली जो आपस में फायर किया था वो 1975 में। तो दोनों ही जो फौजें हैं वो पेट्रोल करती हैं, सीमा पर रहती हैं, लेकिन एक एस्टैब्लिश्ड मैकेनिज्म है, 4 एग्रीमेंट हैं, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन मिलिट्री फील्ड, प्रोटोकॉल और एग्रीमेंट है जिससे सिचुएशन को बिगड़ने नहीं देते हैं। अगर अभी भी मौजूदा हालत को देखें तो सिचुएशन तो बहुत खराब थी। एक तरफ चाइना ने पहला कदम बढ़ाया, उनका कदम एग्रेसिव था, प्रोवोकेटिव था और डिविजनरी टैक्टिक के सही था, और दूसरी तरफ भारत की फौजें एकदम अलर्ट, प्रिपेयर्ड और रेडी थी किसी भी चुनौती के लिए। अभी भारत की जो स्थिति है बिल्कुल बदल गई है। जो भारत का जो प्रणाली है, सोच विचार है, वो बदल गया है। जो हमारा एक हार्ड डिसीजन, एक रिजॉल्व, एक नेशनल विल है, वो पूरा बदल गया है। वो 62 नहीं है। इसलिए हो सकता है कि उन्होंने सोचा हो कि दबाव डालते हैं, लेकिन आज की स्थिति भारत की अलग है। क्या
आम आदमी ये भी जानना चाहता रहा है कि सीमा, चीन से लगती हुई सीमा पर भारत के जो प्रदेश हैं, भारत का जो हिस्सा है, वहाँ हम लोग बहुत कमज़ोर रहे हैं। लेकिन क्या इधर अभी जिसका आपने हल्का सा जिक्र किया, संकेत दिया, ऐसा क्या बदलाव हुआ है कि हम लोग बिल्कुल बराबर की स्थिति में खड़े हैं? तो वो बदलाव का श्रेय कैसा है, किसको जाता है और बदलाव क्या हुआ है? ये आपका सवाल बहुत ही अच्छा है, गहरा है। और आपने कहा है कि क्या बदलाव हुआ है 62 से लेकर अब तक, क्या बदलाव हुआ है हमारा नेशनल सिक्योरिटी के चैप्टर के अंदर में। देखिए 1962 के बाद में, 5 साल के बाद में 1967 में नथुला और चोला, जो सिक्किम का इलाका है, वहां एक झड़प हुई पीएलए और भारतीय सेना की। उसमें चाइना ने ऑफिशियली तो कहा कि उनके 68-80 सोल्जर्स मरे हैं, लेकिन सत्य ये है कि उनके 300 से 400 जवान मरे थे 1967 में। 67 के बाद में 4 साल आप और जोड़ लीजिए, 1971 में भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस ने, इंडियन आर्मी ने ऐसा कमाल दिखाया कि पूरा विश्व एकदम हैरान रह गया कि ईस्ट पाकिस्तान को खत्म कर दिया और एक नए राष्ट्र बांग्लादेश को जन्म दिया। ये मिलिट्री के बलबूते में था। उसके बाद में जिस प्रकार कारगिल और जिस प्रकार काउंटर टेररिज्म नॉर्थ ईस्ट के अंदर और जम्मू कश्मीर में है, भारत का जो कॉम्बैट एक्सपीरियंस है ना, वो बहुत ऊपरी स्तर में आ गया है। और भारत का जो जवान है, भारत की जो फौज है, भारत का जो डिसीजन लेने का एक तरीका है, पूरा विश्व ने देखा कि डोकलम प्लेटू में जो स्टैंड ऑफ हुआ था जून से लेकर अगस्त 2017 में, उसमें भारतीय सेना किस प्रकार डटी रही उस इलाका में। 73 डेज के बाद में वो फिर अलग हो गया, स्टैंड ऑफ खत्म हो गया। और उसी प्रकार अभी आप पूरे देश ने देखा है कि मई और जून के महीने में किस प्रकार फेस ऑफ से स्टैंड ऑफ और किस प्रकार अभी दोनों फौजें अलग अलग हो रही हैं। देखिए सबसे बड़ी बात यह है, आपने बहुत गहरा सवाल पूछ लिया तो मेरे को आत्मा के लेवल पर बताना पड़ेगा। और भारतीय जनता को एक भ्रम में रखा, जो चाइना की जो पॉलिसीज रही हैं, वो मीडिया वॉर, प्रोपेगेंडा वॉर, साइकोलॉजिकल वॉर, और ये एक भ्रम और झूठ फैलाने की तरफ ही रही है। उन्होंने ऐसा एक भ्रम फैलाने की कोशिश की कि पीएलए आर्मी बहुत एफिशिएंट है, बहुत प्रोफेशनल है और बहुत स्ट्रांग है, लेकिन सत्य अलग ही है। मैं आपको बताता हूं, आपने पूछ ही लिया है तो बताना जरूरी है इस बारे में। देखिए जो पीएलए आर्मी है चाइना की, वो एक पॉलिटिकल पार्टी की आर्मी है। वो जो कम्युनिस्ट, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी है, उसकी पार्टी है। जहां भारत की बात है, हम लोग एक नेशन की, एक राष्ट्र की फौज हैं। हर वक्त हमारे अंदर में राष्ट्र भावना, संविधान की भावना वो है, अपने समाज, अपने हर एक भारतीय की भावना वो है। देखिए चाइनीज जो आर्मी है पीएलए, इसका कॉम्बैट एक्सपीरियंस क्या है। 1979 में चाइना आर्मी ने वियतनाम से लड़ाई की और उसमें बुरी तरह हारे। वियतनाम आर्मी ने उस 1970 लड़ाई में बहुत अच्छा काम किया और चाइना की आर्मी को मुंह की खानी पड़ी। उसके बाद में चाइना आर्मी के पास में बिल्कुल जीरो कॉम्बैट एक्सपीरियंस है। और जहां भारत की बात है, हम तो 1947 से कॉम्बैट एक्सपीरियंस इकट्ठा करते गए हैं। 62 में थोड़ा रिवर्स था, लेकिन रिवर्स जवान के लेवल और आर्मी के लेवल नहीं था। उस वक्त रिवर्स था मैक्रो और स्ट्रेटेजिक इशू के बारे में। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि जो पीएलए है, उसके अंदर में जितने भी जवान हैं, अगर आप उसकी एक एनालाइज करें तो उसमें 70% जो जवान हैं वो उस युग के हैं चाइना के, जब चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी लगाई थी, लागू की थी। तो इसके जो 70% तो ऐसे लोग हैं जो पैम्पर्ड रहे हैं बचपन से ही, जो मुश्किलें सहन नहीं कर सकते हैं और जो एक अच्छा सोल्जर बनने के काबिल नहीं है। वो कर सकते हैं वीडियोग्राफी, वो कर सकते हैं ट्विटर वॉर, वो कर सकते हैं सिर्फ दिखावा। वो तो अपना जो जोर है, अपना जज्बा है, अपने लोगों के अगेंस्ट ही दिखा सकते हैं। देखिए आप इतिहास में तिएननमेन स्क्वायर, तिब्बत के अगेंस्ट
सिंधियांग के अगेंस्ट में, तो हमारे भारत की फौज के साथ में कोई तुलना नहीं है। भारत की फौज का जो जवान है वो हमारे राष्ट्र और समाज की देन है। ये युगों युगों से जो एक भारत की सेना और एक भारत के जवान की एक प्रथा रही है वो अलग है। आप देख लीजिए 1897 सारागढ़ी, हमने पिक्चर देखी है वो सारागढ़ी, जिसमें क्या जज्बा रहा है भारत का। जो भारत का जज्बा है ना, जो भारत का सुप्रीम सैक्रिफाइस करने का तरीका है, वो विश्व में कहीं नहीं है। आप मेरे धर्म को ही देख लीजिए, गुरु गोविंद सिंह जी जो 10वें पातशाह थे, उन्होंने और उनके पिताजी ने और 4 बच्चों ने, कभी सुना है किसी इंसान को, किसी एक जीवित इंसान को जिसने अपने पिता की और अपने बच्चों की, 4 बच्चों की कुर्बानी दी हो राष्ट्र के लिए? हमारी तो प्रथा ही अलग है। देखिए, मैं आपको अभी, आपने बात छेड़ी दी है तो मैं आपको आगे भी बताना चाहता हूं। बात है जुलाई 2015 की। यूनाइटेड नेशन, साउथ सुदान, जगह का नाम जूबा, वहां पर चाइना के पीस कीपर्स थे, उनकी टोली थी, उनकी जिम्मेवारी थी एड वर्कर्स को मदद करने के लिए। एक दिन रेबल्स ने अटैक कर दिया, तो चाइनीज जो सोल्जर थे वो तो अपने कमरे से, बैरक से बाहर ही नहीं आए। 4 दिन लड़ाई चली, 2 उनके सोल्जर्स भी मरे। तो उनको बचाने के लिए जो इंडियन बटालियन थी 7 कमांड रेजिमेंट, वो गई उनको बचाने के लिए। तो क्या कंपैरिजन है? अभी देखिए, चाइना ने जो बहुत अच्छा काम किया है, वो मीडिया वॉर में बहुत अच्छा काम किया है, प्रोपेगेंडा में बहुत अच्छा वॉर किया है, साइकोलॉजिकल वॉर में बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन इससे लड़ाई नहीं होती है, ये लड़ाई होती है जवानों और आपकी मिलिट्री कॉम्बैट पोटेंशियल, कैपेसिटी और स्किल्स के ऊपर में। आपने बहुत अच्छा बात किया है। एक मिनट अक्कू जी, आपने आप अभी आग लगाई दी है तो छेड़ ही दिया है मैंने जब उसको। और वैसे भी आपका ये बहुत प्रिय विषय है, जो चीन को लेके भ्रम है लोगों में, वो बहुत प्रिय विषय है मुझे लगता है आपका वो। देखिए, ये जो विषय है आत्मा के स्तर के ऊपर में है। आपने कहा कि क्या बदला है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बॉर्डर के इलाके में है वो बदला है। भारत ने डिसाइड किया कि हम 73 स्ट्रेटेजिक रोड बनाएंगे इस इलाके में, 61 बना ली। ये जो अभी जो रोड बनी थी जो दारबुक, श्योक, डीबीओ की, वो 255 किलोमीटर की सड़क है, हाई एल्टीट्यूड के इलाके में है, 37 ब्रिज उसके ऊपर में बने हुए हैं और बहुत ही दुर्गम इलाका है। लेकिन हिम्मत, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने हिम्मत करके इसको बनाया, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड डीबीओ में। और न जाने किस जगह में जो नेपाल ने नक्शा इशू किया था, वो इसीलिए इशू करने की कोशिश की थी क्योंकि भारत ने दारचूला से लीपू लेक तक सड़क बनाया। बहुत डिफिकल्ट इलाका था। पहले जब कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने जाते थे तो यात्रियों को बहुत 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 ज्यादा मुश्किल पेश आती थी, तो उनको मदद करने के लिए इस इलाके से सड़क बनाई। ये तो हमारा इलाका है, हम अपने इलाके में क्या करेंगे, किसी को क्या प्रॉब्लम होना चाहिए? देखिए, मैं तो चीन को प्रॉब्लम तो यही है ना कि हम, चीन ने दूसरी तरफ अपने इलाके में जो तिब्बत के पास वाला वो है पूरा, वहां तो खूब इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लिया है, लेकिन जब हमने शुरू किया तब उसको मुश्किल लगने लगी। कारण तो इस स्टैंड ऑफ का शायद मेरे ख्याल से जो फेस ऑफ हुआ या बाकी जो आगे की चीजें हुई, उसका कारण तो यही रहा ना पूरा। देखिए, कारण बहुत है, लेकिन सबसे बड़ा कारण ये है कि चाइना के अंदर में जो मई के महीने, जब से मतलब दिसंबर 2019 से जब से कोरोना शुरू हुआ है, तब से चाइना के ऊपर में बहुत ज्यादा प्रेशर है। अंदर से इंटरनल स्टेबिलिटी के ऊपर में, चाइना की लीडरशिप के ऊपर में पूरा विश्व तो खड़ा हो गया है चाइना के ऊपर में इल्जाम लगाने के लिए और उनसे पूछने के लिए। और बात भी बिल्कुल ठीक है, ये कोविड-19 कोरोना ने जितना ज्यादा इन्फेक्शन हुए हैं नंबर, पहले कभी भी धरती के ऊपर में इतना नहीं हुआ है। जितने लोग फेटल हुए हैं, मरे हैं, पहले कभी नहीं हुआ है। और हक है इंसानियत का, ह्यूमन काइंड का, पूरे ग्लोब का, पूरे वर्ल्ड का, कि पूछे ये कैसे शुरू हुआ, क्यों हुआ, कौन इसका कारण था। तो जब सबने पूछना शुरू कर दिया, जब 130 देश खड़े हो गए पूछने के लिए कि इसका इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हो, और जब ताइवान को ज्यादा इज्जत मिलने लगी क्योंकि उन्होंने
कोरोना और कोविड के अंदर में बहुत अच्छा काम किया, बहुत सूझबूझ वाला काम किया। इनफैक्ट ताइवान ने तो पूरा दुनिया को सबसे पहले बताया कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन है, और चाइना से तो सिर्फ झूठ ही आ रहा था, और उनके जो नंबर हैं, कितने इन्फेक्शन हुआ है, कितने मरे, बिल्कुल झूठ, शुरू से झूठ आ रहा है। तो देखिए उनके ऊपर प्रेशर बहुत था। उधर यूएस ने भी चाइना के ऊपर में कोल्ड वॉर का टेम्परेचर बहुत हाई कर दिया, उनके ऊपर प्रेशर था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप ईस्ट लद्दाख के ऊपर में अपनी एक्टिविटी शुरू कर दें। थोड़ा सूझबूझ दिखानी चाहिए थी। उन्होंने तो अपने दोनों ही पैर एक्सेलरेटर के ऊपर में जोर से लगा दिए, और हर एक साइड में आप देखिए अक्कू जी, उन्होंने, उनके जो डिप्लोमेट होते हैं, डिप्लोमेट तो बहुत अच्छी भाषा बोलते हैं, उनका तरीका अलग होता है, एक सभ्य तरीके से अपना पॉइंट रखते हैं। लेकिन उनके तो डिप्लोमेट भी एकदम वॉल्फ वॉरियर, भेड़िए की तरह बन गए। उन्होंने जिस प्रकार ऑस्ट्रेलिया को, जर्मनी को और विश्व के बाकी लोगों को अपना अपना डिप्लोमेट में एक्सप्रेशन बताना शुरू किया, लोग तो सोचने लगे ये क्या हो गया। और उधर में जितने भी उनके जवान हैं, चाहे वो ईस्ट लद्दाख हो, चाहे वो नॉर्थ सिक्किम हो, चाहे वो साउथ चाइना सी हो, चाहे वो ताइवान के अगेंस्ट हो, हर एक जगह एक अग्रेसिवनेस सी आने लगी। अभी कारण है तो होगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है आप भारत के ईस्ट लद्दाख के अंदर में अपना एक्टिविटी बढ़ा दें। ये ठीक नहीं था, और ये पहली हरकत उन्हीं ने की है। और मैं एक चीज आपको और बताना चाहता हूं, देखिए 2013 में चीन और भारत के अंदर में एक बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ। उसमें अलग अलग कॉलम थे, अलग अलग आर्टिकल थे, लेकिन मुख्य बात यह थी कि जो एलएसी की डिफरिंग परसेप्शन के इलाके हैं, जैसे ईस्ट लद्दाख में है, उसके अंदर में कोई भी साइड अपने आप से यूनिलैटरल तरीके से स्टेटस को चेंज नहीं करना चाहिए। दूसरा कहा कि इस इलाके में कोई भी पेट्रोल रात को नहीं रहेगा। तीसरी बात, इस इलाके में टेम्पररी स्ट्रक्चर नहीं बनाए जाएंगे। तो चाइना ने तो गलती किया, तो अभी उनको गलती तो उसको सुधारना पड़ेगा। और ये बात अच्छी है, हम लोग दोनों बड़े देश हैं, एस्टेब्लिश मैकेनिज्म हैं, मिले हैं। 6 जून को लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के ऊपर में मीटिंग हुआ है, उसके बाद में अभी मूव बैक शुरू हो गया। ये अच्छी बात है, सूझबूझ की बात है। क्या डोकलाम से हमने क्या सीखा और चीन ने क्या सीखा? आपका सवाल बहुत ठीक है अफू जी। डोकलाम से पहली बात तो विश्व ने क्या सीखा? विश्व ने सीखा कि अभी भारत का ट्रेंड बदल गया है। भारत हार्ड डिसीजन लेगा, एक रिजॉल्व के साथ में जिएगा, और एक भारत की नेशनल विल है। इनफैक्ट विश्व तो जिस दिन बालाकोट का ऑपरेशन किया था तभी समझ गया था। विश्व तो 5 अगस्त 2019 को ही समझ गया था कि ये जो ट्रेंड है, ये जो हवा है, ये रुख भारत का बदल चुका है। चाइना ने समझा कि बात अभी पुरानी नहीं है। अभी भारत की फौज, भारत की सरकार पुराने वाले मोल्ड में नहीं है। ये खड़ी रहेगी, डट के खड़ी रहेगी। चाहे वो विषय भूटान का ही था, लेकिन भारत डटा रहेगा। तो इसलिए 73 डेज के बाद में सिचुएशन को सुलझा लिया। उसके बाद बड़ा लेसन ये था कि दोनों देश में ये बात पक्की थी कि इसमें डोकलाम के बाद में दोनों टॉप लीडर, जो चाइना के राष्ट्रपति जी हैं और भारत के नरेंद्र मोदी जी, ये दोनों ने सूझबूझ दिखाई। 2 बार मिले, और वो भी एक नए तरीके से, इनफॉर्मल तरीके से, स्ट्रेटेजिक लेवल में। उन्होंने अप्रैल 2018 को वुहान में, वुहान स्पिरिट के तहत मिले, और उसके बाद में मिले महाबलीपुरम में, चेन्नई कनेक्ट में 2019 को। देखिए उसके बाद में दोनों ने बहुत ही सूझबूझ के साथ में अपनी अपनी आर्मीज को स्ट्रेटेजिक गाइडेंस दिया कि देखिए बॉर्डर सॉल्व नहीं है, एलएसी की जो डिफरिंग परसेप्शन है वो सॉल्व नहीं है अभी तक, लेकिन आप पीस एंड ट्रैंक्विलिटी बनाए रखें। लेकिन उसके बावजूद भी फिर चाइना आर्मी के पीएलए ने और चाइना की सरकार ने ये सोचा कि यहाँ पर एक्टिविटी बढ़ाकर भारत के ऊपर में प्रेशर डालते हैं। हो सकता है कि उनके दिल में ये भी हो कि इंडिया और यूएस की जो रिलेशनशिप है वो बढ़ रही है, तो इंडिया की यूएस की रिलेशनशिप तो इंडिपेंडेंट है, उससे कोई लेना देना नहीं है। भारत की तो सदा ही नीति
और नीयत साफ रही है। भारत तो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी में बिलीव करता है और जो नेशनल कोर इंटरेस्ट है वो भारत राष्ट्र को, समाज को, हर एक व्यक्ति को बहुत प्यारे हैं। आपको क्या लगता है चीन आखिर चाहता क्या है? आखिर उसकी चीन इस समय दो तरफा, क्या मुझे तो लगता है कई तरफ से फंसा घिरा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना से मामले को लेकर के, उसके झूठ सच को लेकर के अक्सर बातें होती रही, जिस पर अभी तक कोई चीजें साफ नहीं हुई है। आर्थिक मद्देनजर को लेकर के भी बहुत सारी उसकी स्थिति साफ नहीं है। उसने अपनी बड़ी सिल्क रूट की योजना चलाई जो पूरी नहीं होने दी भारत ने, और उसमें भी उसको कई हद तक विफलता प्राप्त हुई है। अंदरूनी स्तर पर आप बता ही चुके हैं कि उसके जो भ्रम हैं वो बहुत सारे हैं। लेकिन अब चीन भारत से क्या चाहता है? भारत ये चाहता है कि हम अमेरिका के साथ ना जारी दोस्ती बढ़ाएं, या ये चाहता है कि हम इंडिपेंडेंट ना हो, या ये चाहता है हम अपने बॉर्डर को वैसे ही पहले जैसा छोड़ रखें? आखिर वो चाहता क्या है, किस स्तर पे चाहता है? अकुल जी, जो आपने सवाल किया ये पूरी दुनिया ही पूछ रही है कि आखिर चाइना चाहता क्या है। ये तो चाइना को भी मालूम होगा कि चाइना चाहता क्या है, लेकिन ये बात बहुत जरूरी है हमारे लिए पता करना कि चाइना की इंटेंशन क्या है, नीति क्या है, उनके जो जितनी भी एक्टिविटी उसके पीछे में मंशा क्या है। मैं आपके प्रश्न से बिल्कुल सहमत हूं और ये हरेक के दिल में, चित्त में, चेतना में ये सवाल है। देखिए, चाइना को समझने के लिए बहुत तरीके हैं। अगर आप ये वर्ड को देखें ना, CHINA, तो इसमें जो IN है, इन, मतलब चाइना के इन अंदर में क्या है, एक साइड में CH है और एक साइड में A है। तो उसके अंदर में समझने के लिए बहुत गहराई तक अंदर में जाना पड़ेगा। जो चाइना ने अपना ग्रेट वॉल बनाया है वो इसीलिए ग्रेट वॉल बनाया कि ना हमको कोई देख सके, ना समझ सके कि हम लोग क्या कर रहे हैं। उन्होंने अपना ही विश्व के अंदर में अपना अलग से इंटरनेट, अलग से गूगल का जो पैरेलल बनाया, वो सबसे छुपा कर रखना चाहते हैं वो क्या है। क्योंकि जिस दिन पूरी विश्व को पता लग गया कि उनका सच्चाई क्या है, भ्रम क्या है, डिल्यूजन क्या है, उस दिन फिर स्थिति अलग ही होगी। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि जिस प्रकार उन्होंने इकोनॉमी के ऊपर में US के साथ में एक ट्रेड वॉर में लगे हुए थे, जिस प्रकार उन्होंने पूरे विश्व के अंदर में ना जाने कितने देशों को उन्होंने डेप्थ दिया, लोन दिया, बोरोइंग दी, पैसे से उनको फंसाना चाहते थे, पैसे को से उनको ट्रैप करना चाहते थे। एक इकोनॉमिक कोलोनाइजेशन शुरू कर दी थी, पहले लोन दो, डेप्थ दो, बाद में एकदम बैठ जाओ। ये उन्होंने हर एक देश के साथ में कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ में कर रहे हैं, मालदीव के साथ में कर रहे हैं, पूरा अफ्रीकन कंट्रीज के साथ में कर रहे हैं, साउथ अमेरिका में कर रहे हैं। ये जो इकोनॉमिक कोलोनाइजेशन वो कर रहे थे। और इसके बाद में जो आपने BRI का जिक्र किया, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव के बारे में, वो सिल्क रूट को रिवाइव करना चाहते हैं, वो सी रूट को रिवाइव करना चाहते हैं। लेकिन एक BRI में उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी अक्कू जी। उन्होंने प्लान किया CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। जो विश्व का सबसे बड़ा झूठ है वो ये है कि पाकिस्तान और चाइना के अंदर में बॉर्डर है। चाइना और पाकिस्तान के बीच में कोई बॉर्डर है ही नहीं। जो POK है वो भारत का है, और भारत का जो बॉर्डर है वो अफगानिस्तान के साथ में है 136 किलोमीटर का, और पाकिस्तान का तो चाइना के साथ में कोई बॉर्डर ही नहीं है। और ये जो उन्होंने गलती की है, जो हमारी सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के बरखिलाफ जो गलती की है, ये सबसे बड़ी गलती है। आपने एक सवाल बहुत अच्छा किया कि ये जो ट्रायंगल है US, चाइना और इंडिया का, देखिए, एक साइड तो इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर को सॉल्व नहीं किया है, LAC क्लैरिफिकेशन खत्म नहीं किया है, और दूसरी तरफ जहां भारत और US का रिलेशनशिप है, अगर वो अच्छा हो रहा है तो किसी को क्या प्रॉब्लम होना चाहिए। ये स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, नेचुरल रिलेशनशिप है, ये आज की रिलेशनशिप नहीं है, ये न जाने कब से ये रिलेशनशिप है। और दोनों ही राष्ट्र, मतलब जो US के प्रेसिडेंट साहब हैं, जो भारत के प्रधानमंत्री जी हैं, उनमें तो दोस्ती का एक अलग ही मापदंड है। जिस प्रकार ह्यूस्टन में रैली हुआ था, जिस प्रकार ट्रंप साहब की जो विजिट हुई थी, अहमदाबाद में लोग इकट्ठे हुए थे, उसका तो दुनिया को हैरान कर दिया। ये क्या मित्रता है, ये क्या रिलेशनशिप है।
और सरकारी, अगर हम यूएस और इंडिया की सरकार की तरफ देखें तो लॉजिस्टिक के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, इंफॉर्मेशन के बारे में अलग अलग विषयों पर बहुत ही एमओयू और एग्रीमेंट्स हैं। चाइना को एक बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि जो भारत है वो पीसफुल देश है, मुख्य तौर पर तो शांति है, लेकिन शांति आती है जब आपके अंदर में स्ट्रेंथ होती है, शांति आती है जब आपका हर एक एलिमेंट ऑफ पावर, चाहे वो मिलिट्री हो, डिप्लोमेसी, इंफॉर्मेशन, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, टेक्नोलॉजी, जब वो ताकत है तभी शांति आ सकती है। भारत तो मुख्य तौर पर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में बिलीव करता है। भारत तो फोकस है अपने नेशनल कोर इंटरेस्ट के ऊपर में। भारत का अपना ही एक नैरेटिव है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि चीन को जो भारत और यूएस के रिलेशनशिप है उसको इस नजर से नहीं देखना चाहिए, ऐसा मुझको लगता है। और मैं तो ऐसा सोचता हूं, देखिए भारत और चीन के अंदर में सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि हम दोनों ही अनब्रोकन सिविलाइजेशन है। हजारों साल से विश्व में सिर्फ दो ही अनब्रोकन सिविलाइजेशन है। हम दोनों तो 2.7 बिलियन है, पूरी धरती के ऊपर में 7 बिलियन ह्यूमन बीइंग है, उसमें से 2.7 सिर्फ भारत और चीन के हैं। 20% जीडीपी छोटी मोटी जीडीपी नहीं होती है पूरे वर्ल्ड की। तो हम क्या इसको ये लड़ाई में ईस्ट लद्दाख में दोकलम में लगा दें, जहां अपने अपने जो हमारे परिवार हैं, जो हमारा राष्ट्र है, समाज है, हर सिटीजन है भारत का या चाइना का, हम उनको प्रोग्रेस, डेवलपमेंट और पीस देने की रुख में लगाना चाहिए। आई थिंक ये सबसे बड़ा सबक है। आपको क्या लगता है कि अब आने वाले दिनों में क्या स्थिति शांत हो गई है, या आगे कभी फिर भी चीजें बढ़ सकती हैं, या कभी कोई G7 नुमा कोई मामला आ जाए तो फिर चीन उत्तेजित हो जाएगा, या कुछ हमें कितना सावधान रहना होगा? ये मेरा इस आज के सिलसिले का अंतिम सवाल होगा। लेकिन हम आपके जो भ्रम है जो चीन को लेके उस पर एक अलग सी बातचीत करेंगे। लेकिन ये आज की स्थिति में अब हमें कैसे रहना होगा और क्या करना होगा? अकुल जी, मैं दाद देता हूं आपकी और आपकी समझ की। आपने आखिरी प्रश्न पूछा है तो वो शब्द है सावधान। हमको सावधान रहना पड़ेगा, हमको अलर्ट रहना पड़ेगा, प्रिपेयर्ड और रेडीनेस रहना पड़ेगा। हमको अपना मिलिट्री कैपेबिलिटीज, कैपेसिटीज और स्किल को बढ़ाना पड़ेगा। हमारा जो रुख हमने अपनाया है ट्रांसफॉर्मेशन का, मॉडर्नाइजेशन का, रीऑर्गेनाइजेशन का, रीस्ट्रक्चरिंग का, उसी रुख पर चलना पड़ेगा। देखिए, अगर हम स्ट्रांग हैं तो कोई भी हमारी तरफ में नजर जहां एग्रेसिव एक्टिविटी नहीं करेगा। इसका सबसे बड़ा सबक यही है कि हमको एज ए राष्ट्र, समाज और हर व्यक्ति को अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानना पड़ेगा और सावधान रहना पड़ेगा। देखिए, ये इस जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं, हम आत्मनिर्भर बने, सेल्फ रिलायंट बने, अपना लोकल को समझे। हम लोग 1.23 बिलियन कंज्यूमर हैं। अपनी ताकत को पहचानिए। हर एक भारतीय एक सैनिक है, हर एक भारतीय एक कंज्यूमर है, हर एक भारतीय के अंदर में राष्ट्र के लिए वो प्रेम और तो त्याग करने की भावना है। आपने इतना सुंदर शब्द बोला आखिर में, दाद देता हूं आपको ये शब्द इस्तेमाल करने के लिए। हमको हर वक्त सावधान रहना चाहिए, ये है बात। बिल्कुल सावधान रहना चाहिए। और हम ये उम्मीद करते हैं कि आपसे और आपके अनुभवों से, क्योंकि आप अभी भी ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे, रणनीतिक लेवल पे, कूटनीतिक लेवल पे आपसे बात होती रहती है, सरकार के प्रतिनिधियों की और बाकी भी, इस पे कुछ जरूर ध्यान जाएगा और हम सब लोग बहुत सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे। और आपसे इस सिलसिले को खास तौर से जो आपका एक नया सोचने का तरीका है, चीन को लेके मिथ बहुत सारे हैं और भी उसको लेके चीजें हैं जिसको हम आगे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू जी। जय हिंद, जय हिंद।